आ जाओ जल्दी आप सभी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज मुझे एक बार बताएं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं क्लास को। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं, जितने भी प्रेजेंट हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, एजीआई तक हम पहुंच गए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अब ये शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है, एजीआई का काम क्या है, क्या ये वर्क करता है, सभी को समझते हुए चलना है। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। क्या कहते हैं इसको? भारत का महान्यायवादी। और इसको किस किस नाम से पहचान दी जाती है, और इसको किस किस नाम से पहचान दी जाती है, ये भी आप लोगों को समझते चलना है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल साहब, के वेणुगोपाल साहब। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ये 76 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, केंद्र में 3 विधि अधिकारी होते हैं। केंद्र में 3 विधि अधिकारी होते हैं, ध्यान देना। केंद्र में 3 विधि अधिकारी होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। एंड थर्ड जो होता है अधिकारी, उसका नाम होता है अपर महाअधिवक्ता, अपर महाअधिवक्ता। समझ गए? सेंट्रल में 3 अधिकारी होते हैं, और जो सेंट्रल में तीनों अधिकारी होते हैं उनके किस किस नाम से इनको पहचान दी जाती है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। जल्दी देखिएगा, आपको ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताएं। मैंने आपसे कहा एजीआई, एजीआई क्या होता है? एजीआई इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड इज इट्स प्रिंसिपल बैरिस्टर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जल्दी जल्दी बताएं, ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? महान्यायवादी, अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल साहब हैं, जो फर्स्ट कौन से नंबर के हैं? 15th हैं। भारत में 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 15वें नंबर के एजीआई कौन है? के वेणुगोपाल, जो सन 2020 से बने हैं, 2020 से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं। कौन है सॉलिसिटर जनरल? अगर आपसे कोई सवाल पूछता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में भारत के कौन है, तो आपका जवाब होगा वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता साहब हैं। कौन है? तुषार मेहता। हाँ, लिखते चले जाओ साथ साथ में, ये सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तुषार मेहता साहब क्या हैं? तुषार मेहता साहब हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तुषार मेहता। फिर मैंने क्या नाम लिखाया है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? यह नाम है विक्रमजीत बनर्जी। क्या नाम है? विक्रमजीत, विक्रमजीत बनर्जी। आपसे बात क्या हुई? भारत में जो लॉ ऑफिसर होते हैं, जो भारत में 3 विधि अधिकारी होते हैं, 3 विधि अधिकारी होते हैं भारत सरकार की, 3 विधि अधिकारी। तीन लॉ ऑफिसर होते हैं भारत सरकार के। उनमें से कौन कौन से अधिकारी क्या क्या काम करते हैं आप ये देखिएगा। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। सर ये तीनों एज में ही है क्या? है एजीआई में ही क्या? हाँ काशदीप जी, ये 3 लॉ ऑफिसर होते हैं भारत के। 3 लॉ ऑफिसर हैं। फर्स्ट है एजीआई, सेकंड है सॉलिसिटर जनरल, और थर्ड है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एएसजी।
ये एसजी साहब हैं सॉलिसिटर जनरल, और ये एजीआई साहब हैं, एजीआई। अभी तक आप लोगों ने किताबों में केवल एजीआई साहब के बारे में ही पढ़ा है, एजीआई के बारे में ही पढ़ा है। बट आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है भारत सरकार के कितने लॉ ऑफिसर होते हैं बड़े लेवल पर? 3 लॉ ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट वन एजीआई, सेकंड वन एसजी, थर्ड वन एएसजी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये तीनों ही लॉ ऑफिसर होते हैं। ये आपने तीनों के बारे में पढ़ लिया, 3 लॉ ऑफिसर होते हैं। अब आगे क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, देखिए ध्यान दीजिए, भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं अलग से ही बता देता हूं, बात ही खत्म कर लेता हूं, नहीं तो बार बार आप ये सवाल बीच बीच में आते रहेंगे। मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा यहां समझा देता हूं, जिससे कि आप नहीं, एजीआई फर्स्ट नंबर पर है, एजीआई फर्स्ट पर है, सेकंड सॉलिसिटर जनरल है, थर्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। ये तीनों वर्ड मैंने इस वजह से बताए, जब आप पढ़ते हो तो किताबों में ये बात मालूम नहीं होती चीजें कि कौन क्या क्या है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये नोट्स के अंदर आपको इंक्लूड मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये समझिएगा आप सभी। एनजीआई, यस सर, तीनों। अरे क्या हुआ, समझिए। अगर मैं बात करूं एजीआई के बारे में, एजीआई, एजीआई सवाल है कि सर योग्यता कैसी होनी चाहिए इनकी? योग्यता, एलिजिबिलिटी, योग्यता। सर इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? सर त्यागपत्र किसको देंगे? ये एक वर्ड आएगा प्रसाद पर्यंत। क्या आएगा? प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट वर्ड आएगा इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति। नेक्स्ट है इनका वेतन एंड अन्य बातें, अन्य बात। ये किसके बारे में बात चल रही है? एजीआई के बारे में। क्लियर है? मैंने क्या कहा? योग्यता। अब योग्यता के बारे में क्या लिखा है? ये लिखा है वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है। ध्यान देना, वही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। योग्यता, एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। कार्यकाल, अब कार्यकाल, टर्म एंड टेन्योर। कोई बताएगा इनका कार्यकाल कितना होता है? टर्म एंड टेन्योर जल्दी। जितने भी कॉम्पिटिटर आप पढ़ रहे हैं, शायद आपने एजीआई को कई बार पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स मुझे आप बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स बताएंगे। फिर इससे भी डिटेल में जाऊंगा पीडीएफ में। ये मैं एक बार उस पीडीएफ का पूरा खाका बना देता हूं, जो पीडीएफ दी है उसका पूरा खाका। एक बार स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। बोलें, टर्म टेन्योर कितना होता है? टर्म एंड टेन्योर चलिए बता देता हूं। आधे लोग तो ये सोच रहे सर बताएं ना बताएं, लिखें ना लिखें। कोई बात नहीं, मत लिखो, दिख तो रहे हो सामने कि क्लास तो ले रहे हो। याद रख लीजिएगा, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। योद्धाएं धराशायी हो गए, योद्धा धराशायी हो गए, निश्चित नहीं है। ये सारी युद्ध कला आप सीख रहे हो। सवाल जैसा भी आ जाए उड़ा देना। सवाल पूछा जाए क्या महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित है? आप कहोगे नहीं सर, महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये तो प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद है, प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति प्रसाद देना चाहे ये तब तक है, और जब राष्ट्रपति मना कर दे ठीक है भाई अब तुम गए, तो इसके बाद खत्म, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, निश्चित नहीं है। किस पर निर्भर है? राष्ट्रपति पर निर्भर है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, जब चाहे इसको हटा सकता है। योग्यता क्लियर हो गई, कार्यकाल क्लियर हो गया। अब सर त्यागपत्र किसको देगा?
सीधी सी बात है, राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। क्लियर है कि सर एक बात बताओ, नियुक्ति कौन करेगा? मैंने कहा नियुक्ति भी जी राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर सवाल है? किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर। सर वेतन कितना मिलता है? सर वेतन भी बता दो। क्या सर वेतन फिक्स है? बताओ, इसका वेतन कौन तय करता है? सवाल यह पूछा गया परीक्षा में। इसका वेतन संसद तय करती है, प्रधानमंत्री तय करता है, या राष्ट्रपति तय करता है? बताओ जल्दी। इसका वेतन संसद तय करती है, प्रधानमंत्री तय करता है, या राष्ट्रपति तय करता है? जल्दी जल्दी बोलो। सारे जितने भी सवाल बन सकते हैं ना, डीप से डीप, वो सब डिस्कशन करूंगा। एजीआई पढ़ा तो दुनिया ने है, लेकिन जो पेज यहां फंसते वो पेज पहले ही सीख लो। जो तीर आपको घायल कर सकता है, उस तीर की काट सीख लो पहले ही। देवराज जी का जवाब आया, बहुत बढ़िया। अब मुझे यह मत कह देना कि सर बताया नहीं। सारे दाव पेंच, कहां गदा लगेगी, कहां तलवार का वार हो सकता है, कहां ढाल बन के खड़ा होना है, वो सब सीख लो। मेरा सवाल है, राष्ट्रपति एजीआई का वेतन कौन तय करता है? प्रधानमंत्री, संसद, या राष्ट्रपति? वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं मेरे पास। चलो जवाब मिल गए, सबके जवाब गलत, सभी योद्धाओं के जवाब गलत। तो योद्धाओं तलवार लग गई। अब तलवार पे मल्लम लगा देता हूं, ठीक है, क्योंकि सीख रहे हैं और पहले सीख लो, क्योंकि वो सारे गुण सीख लो जो परीक्षा में आपको हराएंगे। इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। अरे किताबों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन उस किताब को कोई समझे तो। किताबों में तो सब कुछ है, लेकिन उस किताब के अंदर जो छिपी हुई चीज है उसे जो समझ पाए वही योद्धा। इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, संसद नहीं। कितनी बार से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, प्रसाद पर्यंत किसके? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जितना प्रसाद देना चाहेगा उतना देगा। और राष्ट्रपति क्या कह रहा है कि तेरी योग्यता कैसी होनी चाहिए? तेरी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितनी। तो फिर राष्ट्रपति कह रहा ठीक है, तुझे प्रसाद भी उतना ही दूंगा जितना मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिला रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सैलरी तो संसद ने डिसाइड करी, लेकिन मैं तुझे उतना ही दूंगा, टेंशन मत ले, आजा पगार पे, कल से आजा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको वेतन कितना मिलेगा? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। क्लियर हो गया? इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आज से अपने दिमाग में बैठा लो। अब सर अन्य बात बता दो। अन्य का मतलब शपथ भी बता देता हूं। शपथ, शपथ। इस अन्य को मैं नीचे कर देता हूं, सारे दाव पेच खिला देता हूं। सवाल ये नहीं कि छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं पढ़ने कि पहला एजीआई कौन था, 15वां कौन था, ये तो बच्चे क्वेश्चन होते हैं तो किताबों में लिखे ही है। वो बात करो जो पढ़ने के बाद भी ना समझ में आती हैं, उन चीज को सीखोगे। अब यहां पर सवाल है कि सर अन्य बात बता दो। अन्य बातों में पहली बात, इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सवाल है राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कोई डाउट जल्दी बताओ। सवाल है सर और भी कुछ बता दो। सर इनके कार्य बता दो आप। कार्य सर किताबें पढ़ ली लेकिन ये समझ में नहीं आया आज तक। लो जी, आज कार्य भी समझ लो, कार्य भी समझ लो। इसी को काम कहते हैं मेरे भैया, इसी को वर्क कहते हैं, ठीक है। इसी को मजदूरी कहते हैं, इसी को पगार कहते हैं, इसी को दहाड़ी कहते हैं, इसी को जॉब कहते हैं, इसी को नौकरी भी कहते हैं। इनके कार्य समझ लो। कार्यों में भारत के विभिन्न न्यायालयों में ध्यान देना, लिखते रहना। भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखना। भारत सरकार का पक्ष रखना।
पहला कार्य तो ये हो गया। जैसे कभी कभी सुना होगा आपने, कभी कभी नाम सुना होगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, सुना है? या पंजाब बनाम संघ, पंजाब बनाम संघ राज्य, संघ देश, मतलब सुना, पंजाब बनाम केंद्र, बंगाल बनाम संघ। कहने बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया और संघ का मतलब केंद्र सरकार। कहने का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में झगड़े, इन झगड़ों को जब सुलझाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा तो केंद्र की तरफ से केंद्र का वकील कौन होगा? वो एजीआई होगा। केंद्र की तरफ से केंद्र सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। बात समझ में आ रही है? एनआरसी, सीएए, नागरिकता, भारत की जनता ने शोर मचाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का वकील दूसरा हो गया और सरकार का वकील कौन खड़ा होगा? एजीआई। वो कहेगा कमी क्या है, समस्या बताओ, लड़ाई होगी, मुद्दा सुलझेगा, सुप्रीम कोर्ट में न्याय आएगा। क्लियर हो गया? आपने एक सवाल सुना होगा, यहीं पर बता देता हूं, नहीं सुना है तो आज समझ लो, इंपॉर्टेंट बातें हैं। राष्ट्रपति के द्वारा अन्य विधिक सलाह लिखते रहना ये पॉइंट। सर इंटरनेशनल कोर्ट में भी इंडियन गवर्नमेंट को एजीआई रिप्रेजेंट करता है। भारत के अंदर भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो उसकी लड़ाई, उसका वकील कौन होगा? एजीआई। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किस प्रकार की समस्या है, उसका स्पेशलाइज्ड वकील होगा, उसका एक स्पेशलाइज्ड वकील होगा। जैसे हरीश साल्वे, सुधीर, आपने नाम कुलभूषण सुधीर जाधव का केस, जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एक व्यक्ति हैं जो वहां पर बंद हैं, उनका मुकदमा लड़ा हरीश साल्वे साहब ने। क्यों? क्योंकि हरीश साल्वे साहब एक ऐसे वकील हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इन मुद्दे की पहचान रखते हैं। वहां स्पेशलाइज्ड व्यक्ति चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो एजीआई हो, कोई भी हो सकता है। मैंने कहा राम जेठमलानी भी हो सकते थे, कोई भी हो, अरुण जेटली साहब भी हो सकते थे, कोई भी हो, वहां तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का वकील कोई भी चलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में आपको एक ना एक चीज ऐसी बताऊं कि कुछ नया मिले। चलो और कार्य सुनो। सर क्या यह सरकारी वकील तो है ही, क्या यह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है? मैंने कहा हां, यह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। यह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। मतलब कोई पूछे क्या एजीआई भारत सरकार का वकील है, तो चार ऑप्शन, क्या यह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, क्या यह किसी राज्य का मुकदमा लड़ सकता है, क्या यह केवल केंद्र का मुकदमा लड़ेगा या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा, इन चारों में जवाब बताओ। तो उस केस में आपको ये सारे दाव पेच काम आएंगे, उस समय ये दाव पेच काम आएगा। दाव पेच सुन लो, यह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। अब सवाल है क्या प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए इसकी कोई लिमिटेशन है, इसके कुछ हाथ बांध तो रखे ही होंगे, क्योंकि जब तू देश का भारत सरकार का वकील है तो तेरे कुछ हाथ बांध देते हैं, वो हाथ कहां बांधे जाएंगे? मतलब सीमाएं हैं। पहला काम ध्यान देना, इसकी लिमिट है, कुछ सीमाएं हैं। आप कहोगे सर सीमाओं का नाम बताओ। पहला सीमा क्या है? ध्यान देना, यूपी वर्सेस, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं। जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश, और किसी राज्य का नाम ले लेता हूं जहां लड़ाई दंगे से ज्यादा चलते, हरियाणा ले लेते हैं, हरियाणा। ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों सरकारें लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश कह रहा हरियाणा से कि यमुना का पानी मैं ज्यादा लूंगा, और हरियाणा कह रहा कि नहीं भाई, तेरे यहां तो और भी चीजें, गंगा भी है बता, हिंडन भी है बता तेरे पास, तो मेरे पास तो यमुना है। यहीं पर हरियाणा कह रहा है यमुना का पानी है,
इस यमुना का पानी तो मुझे ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता, दोनों में होगी लड़ाई, और दोनों पहुंच के मुकदमे डाल दिए एक दूसरे के ऊपर, लड़ाई कूट मारपीट हो गई, और हुआ क्या, दोनों पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। जब दोनों सुप्रीम कोर्ट में गए, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं, कोई भी राज्य चाहे, यूपी कह रहा है कि अरे भैया देश का सबसे बड़ा वकील ही पकड़ लेता हूं, एजीआई के वेणुगोपाल साहब, आप मेरा मुकदमा लड़ लो, उत्तर प्रदेश सरकार का मुकदमा लड़ लो, तो एजीआई कहेंगे ठीक है, पैसा चाहिए, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लाओ, जैसे मेरी फीस 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा। इस तरीके से याद रखना, राज्यों के केस में जो भी राज्य उसको हायर करना चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकता, चाहे तो ये चाहिए कोई भी। क्लियर हो गया? ये दांव पेच बड़े आगे काम आते हैं, बहुत जटिल सवाल में बात आती है इनकी। दूसरा, अगर मैं कहने लगा, समझना, अब मैं कहने लगा किसका एग्जांपल लेके चलूं, पंजाब का ले लेता हूं, पंजाब वर्सेस का मतलब समझ रहे हो, विरुद्ध, पंजाब के विरुद्ध केंद्र सरकार, मतलब संघ, केंद्र। अब ऐसा मुद्दा आ जाए कोई, अब जब ऐसा मुद्दा आ जाएगा ना, फिर चाहे पंजाब इसे 500 करोड़ रुपए दे दे, तब भी पंजाब के लिए यह मुकदमा नहीं लड़ेगा। यह किसके साथ जाएगा? केंद्र सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा। उस केस में ये केंद्र सरकार के साथ ही खड़ा होगा। जब ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे, जब ये प्राइवेट प्रैक्टिस करे तो ये क्या नहीं कर सकता, ये उसके, जब भी केंद्र की बात आ जाएगी तो ये केंद्र के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये केंद्र का वकील है। तो योद्धाओं, ये बात इतनी समझ में आ गई? मुझे बताओ, ये क्लियर हुई कहानी? चलिए देखो, मुझे यही बताना था। वैसे छोटे मोटे पॉइंट्स तो अब आप जानते ही हो। मैंने ये भी बता दिया, भारत में लॉ ऑफिसर कितने होते हैं? 3 लीगल ऑफिसर होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों के नाम लिखा दिए। क्या क्या नाम लिखाए थे? याद करो। इसके बारे में सारे पॉइंट्स हो गए। सारे पॉइंट्स होने के बाद ये सब 3 अधिकारी बता दिया आपको। 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? तो अब आपने एजीआई को यहां पर पकड़ लिया और उसको धो डाला। ठीक, अब देखो योग्यता कितनी होनी चाहिए एजीआई की? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जितनी योग्यता। कार्यकाल कितना होना चाहिए? देखो लिखा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, थ्योरी भी यहां बता दो, जो वहां बात कर ली यहां लिख लो। कार्य क्या? विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है, कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करता है। संविधान में महान्यायवादी के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो मैंने बताया था, मैंने कहा था क्या कोई वेतन है, तो आप बताओगे संविधान में एजीआई का कोई वेतन नहीं है। राष्ट्रपति जितना चाहेगा इनको वेतन दिलाएगा, राष्ट्रपति जितना चाहेगा इनको वेतन दिलाएगा। क्लियर है? वेतन, अब बताया, देखो वेतन कितनी अच्छी बात करी। उसे वह पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन दिया जाएगा जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे, जो प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। प्रायः होता है, हमेशा फिक्स नहीं होता है, जो चाहे तो वो चेंज कर सकता है। तो वेतन के बारे में पूरा नोट लिख दिया नीचे। राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके यह निर्धारित किया कि उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मानदेय दिया जाए। वेतन के रूप में, वेतन के बराबर क्या दिया जाए? इसको ध्यान देना, मानदेय, पगार, मजदूरी बोलते मानदेय। कितना दिया जा रहा है? 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब इनका वेतन फिक्स नहीं है। महान्यायवादी एकमात्र लोक अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा बड़ा सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझो, अगर 20 बार एग्जाम हुआ तो 10 बार ये पॉइंट पूछा गया, 20 बार एग्जाम हुआ तो 10 बार ये पूछा गया। क्या? महान्यायवादी एकमात्र लोक अधिकारी होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। कितना सुंदर वक्तव्य है। यह केवल एक ऐसा अधिकारी होता है, एक ऐसा ऑफिसर होता है जो संसद का सदस्य ना होने के बावजूद भी, जो संसद का सदस्य ना होने के बावजूद भी संसद में बैठ सकता है, लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, बोल सकता है, डिस्कशन कर सकता है। और भी बात सुनो, उनकी महत्वपूर्ण समितियों में, जैसे आपने सुना होगा लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सुना है ना, समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति, उनका सदस्य भी बन सकता है, उनका सदस्य भी बन सकता है। एक बात और सुनिएगा, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में जब कभी वोट देने का अवसर मिले तो यह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि वोट वही व्यक्ति देगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। परंतु यह ना ही तो लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है। केवल इसको उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, यह इसको अधिकार प्राप्त है। क्लियर हुई बात? चलिए, उसे भारत के सभी न्यायालय में
सुने जाने का अधिकार है, वह किसी भी न्यायालय में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, कहीं भी जाके सुनवाई कर सकता है। महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता, अभी बताया था, क्योंकि महान्यायवादी तो खुद सरकार का वकील है, और जब वह सरकार का वकील है तो सरकार के विरुद्ध कैसे जाएगा, तो ये लिख दिया। और न ही कोई कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे कर सकता है, बात पूरी हो गई। राज्य सरकार के खिलाफ केस लड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे जब तक राज्य बनाम भारत संघ होगा तब वह भारत सरकार के खिलाफ, ये बात पहले बता चुका हूं, पहले बात हो चुकी है, ऑपरेशन पूरा कर दिया है। तो मुझे बताओ प्लीज बताना, फिर मैं अगर ये मुझे लगेगा कि हाँ आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करो, कुछ मिला यस और नो, यस और नो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल हिट करने हैं। ये वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल नया मिला, ये मिला, क्या मिला नया, ये वाला पॉइंट नया मिला जो पहले आपने कभी पढ़ा नहीं था। उसे संसदीय समिति का सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है, ये नया मिला, मुझे तो पता है क्या क्या मिला। और क्या नया मिला, और लास्ट के ये दोनों पॉइंट्स भी आपके माइंड में नहीं होंगे, एकदम आए होंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें आपको नहीं मिलती रहेगी और आपका जो ज्ञान है उसमें विस्तार होता रहेगा। वैसे तो आप में से बहुत बड़े योद्धा भी हैं आपके बीच में, ठीक है, वो भी सीख रहे हैं, लेकिन सीखने की लगन और जो प्रतिज्ञा है उसको बना के रखना, जीतते चले जाओगे। चलिए भैया, अब मैं समझता हूं कि एजीआई पूरा हुआ, एजीआई पूरा हुआ, एजीआई पूरा हुआ। जल्दी बताओ, एजीआई में तो कोई डाउट नहीं है, अब बता दो भैया, एजीआई में तो नहीं है कोई डाउट, एजीआई में कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अब मैं समझ गया कि आपको एजीआई में कोई तकलीफ नहीं है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब पहुंच जाते हैं हम इस वाले पॉइंट पर, ध्यान देना, गुप्ता क्लासेस। अब गुप्ता क्लासेस खोलना है आपको, ये रहा गुप्ता क्लासेस, खोलोगे, डाउनलोड जोन पे जाना, गुप्ता क्लासेस पर आप जाओगे, डाउनलोड जोन आपके सामने आ गया। अब डाउनलोड जोन पर यहां पर पॉलिटी नाम से कुछ आएगा, ये पहला ही कॉलम आ गया, पॉलिटी पर क्लिक कीजिएगा। पॉलिटी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो ये रहा सब कुछ आ गया, ये सारे असाइनमेंट जैसे समझ लो। अब आपको पढ़ना कैसे, कैग की पूरी कंप्लीट थ्योरी, कैग की थ्योरी, एजीआई की थ्योरी, एजीआई का मतलब समझ रहे हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की थ्योरी, कैग सीएजी कैग की थ्योरी। ठीक है, धन्यवाद सानिया मैडम। सर ये इंग्लिश में डाउनलोड नहीं हो पा रहे। एजीआई की थ्योरी, कैग की थ्योरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थ्योरी। अब देखो जितने ऊपर नाम लिखे, 3, 1 2 3, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू, ये रहा। पार्लियामेंट की थ्योरी असाइनमेंट नंबर 1, पार्लियामेंट के एमसीक्यू। विधानमंडल की थ्योरी, विधानमंडल के एमसीक्यू। प्रेसिडेंट की थ्योरी, प्रेसिडेंट के एमसीक्यू। एजीआई, कैग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नीचे देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एजीआई, कैग के एमसीक्यू, इनके एमसीक्यू। ये सारे पॉइंट्स भैया अब आपके सामने पहुंच गए हैं। अब आपको प्राइम मिनिस्टर की थ्योरी देखो, प्राइम मिनिस्टर की थ्योरी, एजीआई की थ्योरी, कैग की थ्योरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की थ्योरी, फिर उनके सबके एमसीक्यू, ये सब मिल गए। अब इंग्लिश में चलो, इसी साइट पर, इसी वेबसाइट पे चलना, नीचे इसी वेबसाइट पर नीचे चलना, इसी वेबसाइट पे नीचे चलना, ऐसे चलते चले जाना, थोड़ा सा स्पीड से जाना, नीचे चलोगे। इंग्लिश में अगर आपको देखना है मेरे भैया, इंग्लिश में देखना है तो आप और जाओगे, रुक गए। ये लिखा जीएस, अब यहां जीएस लिखा, हिंदी और इंग्लिश। आपने किया क्लिक इंग्लिश पे, इंग्लिश पर क्लिक होने के बाद आपने कहा कि सर पॉलिटी बता दो, कहां लिखी सर, इतने दिनों से हम पॉलिटी कह रहे हैं सर, बता तो दो। देखो ये लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, पॉलिटी, कर दो क्लिक। अब डाउनलोड हो गया, देखो हो गया डाउनलोड कितनी जल्दी। अब डाउनलोड में देखो ये सारी थ्योरी इंग्लिश में, सारी थ्योरी इंग्लिश में, आप इसे चेक करो। अरे 103 104 पेज है भैया, 103 104 पेज है, इसको पढ़ लो, काम हो जाएगा। कर लोगे? अब मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। अब आप इसे देखो, सब कुछ है, पढ़ने वाला चाहिए कैंडिडेट, सब कुछ है। पहले मुझे तो पता है कि क्या क्या। आप कहोगे नहीं सर इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्विज करनी जो अलग से दे रहे हो, लो भैया लो, कर लो क्विज, कर लो। ये रहा देखो कितने सारे सवाल हैं, बता देता हूं, सवाल ही सवाल हैं। अगर ये भी सवाल कर लेना इंग्लिश में, अगर यही कर लिया आपने, 500 550 सवाल हैं ये रहे देखो, आंसर सीट भी नीचे है। ठीक है, 400 सवाल तो आपके सामने इंग्लिश में ही, इंग्लिश के एक साथ पूरा संविधान दे दिया, एक साथ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहां से कर लो। ठीक है, आप करो नहीं सर हम तो एक एक एमसीक्यू करेंगे, एक एक सेट। लो जी, एमसीक्यू सेट नंबर 1 प्रकट हो, इंग्लिश में सेट कर लो। ये रे
सारे मिल जाएंगे, एकदम सारे मिल जाएंगे भैया। ये रहे,